students, another good topic of chemistry, chemical bonding, 11th standard, hybridization. क्या हुआ? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये थ्योरी में थोड़ी लिमिटेशन आ गई, यानी कि थोड़ी एक लिमिट आ गई कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया, वो बोलता है कि एक्साइटेड स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया जो कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से डिफरेंट था। जैसे एक s ऑर्बिटल और एक और s ऑर्बिटल आएगा तो H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक p ऑर्बिटल आएगा 3pz1 इलेक्ट्रॉन, 3pz1 इलेक्ट्रॉन, ये किसका आएगा? क्लोरीन का आएगा तो Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा। 2pz1 आएगा, 2pz1 आएगा तो हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से O2, Cl2, N2 ये सब बनेगा। ये होती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। एक होता है sp ओवरलैपिंग, जैसे HCl बन जाता है, HF बन जाता है, ये sp ओवरलैपिंग होती है। ये तीनों एग्जाम में आते हैं। तो SS ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, sp ओवरलैपिंग में HCl या HF बनता है, और pp ओवरलैपिंग में Cl2, F2 ये सब बनता है। अब हुआ क्या कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से हटकर एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक अलग टाइप का कंसेप्ट है जो कि ओवरलैपिंग इसके अंदर पार्ट है। पहली बात ये कि एक कुम्हार होता है, वो क्या करता है, बहुत सारी अलग अलग मिट्टी लाता है, लाल कलर की लाएगा, अलग अलग टाइप की मिट्टी लाता है, उसको गीला करता है, फिर उसको कूनता है, फिर उसको एक रोटेटिंग डिस्क पे रखता है और उससे एक शेप बनाता है। तो जिस डायरेक्शन में वो ढीला करता है उस डायरेक्शन में फैलता चले जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी ना एक तरीके से वेस्पर थ्योरी का बहुत बड़ा यूज किया गया है। वेस्पर थ्योरी बोलता है ना कि जब रिपल्शन होता है तो दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को इस तरह से ओरिएंटेट करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो, और रिपल्शन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। पर यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, जिस तरह से एक एटम है, जैसे मान लो आप देखोगे कि बेरिलियम देखोगे, आप बेरिलियम में देखोगे तो ये होता है 1s2, ये तो पीछे का ऑर्बिटल है, इससे कोई मतलब है नहीं। 2s2 जो रहता है ये रहेगा आपका ऐसा करके, समझिए एक डब्बा बना रहता है। अब ये दोनों पेयर्ड है, तो ये जीरो वैलेंट होना चाहिए। कोवेलेंसी क्या होता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं उसको कोवेलेंसी बोलते हैं। तो यहां पर इसकी कोवेलेंसी तो जीरो हो गई क्योंकि ये तो कोई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। देखो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क होता है। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, जो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं वो कहलाती है वैलेंसी। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी वैलेंसी हो जरूरी नहीं है। जैसे एक घर में मान लो 5 लोग हैं और 3 ही लोग काम कर रहे हैं, तो 3 ही लोग काम कर रहे हैं मतलब वो यूजफुल है, बाकी 2 लोग ढहू पांड्या है, तो वो जो 2 लोग हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं। अब उसका कारण रहता है कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है तो वो एक्साइट नहीं हो पाता, इस कारण से भी होता है। लेकिन यहाँ पे वो जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि बेरिलियम के पास दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो ये जीरो वैलेंट होना चाहिए, लेकिन ये जीरो वैलेंट तो होता नहीं है। ये तो कंपाउंड बनाता है BeCl2, यानी बायवैलेंट कंपाउंड बनाता है ना। तो ये बायवैलेंट कंपाउंड बना लेता है। इसी तरह से अगर बोरोन को देखें अपन तो BF3 बनाता है, और कार्बन ने देखा तो CH4 बनाता है, जबकि इसका कॉन्फिगरेशन क्या रहता है 2s2 2p1, यानी इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये पेयर्ड है। इसी तरह से कार्बन को देखेंगे अपन तो कार्बन के अंदर एक S का रहेगा और 3 P के रहेंगे होने चाहिए, तो ये 3 P के डब्बे बना दिए अपन ने। अब ये होता है 2s2 2p3 होता है, क्या 2s2 2p2 होता है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे एक गया। हंस रूल के हिसाब से तो ऐसे होता है ना कि पहले सब में इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग करना पड़ता है। तो आप ये डबल नहीं कर सकते, यहाँ पे हंस रूल के हिसाब से जमा करना पड़ता है। तो आप यहाँ देखोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये बायवैलेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मोनोवैलेंट होना चाहिए, ये बायवैलेंट होना चाहिए। तो वेस्पर थ्योरी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। बाकी बात उसने सही बोली कि जितने हद तक ओवरलैपिंग रहेगी उतने स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करता था, यहाँ पे मल्टी कंपाउंड बनेंगे, मतलब मल्टी मल्टी एलिमेंट्स भी जुड़ेंगे। तो जैसे अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते थे कि HCl बन गया, HF बन गया, या Cl2 बन गया, Br2 बन गया, N2 बन गया, या आपका H2 बन गया, या Cl2 बन गया। इस तरह के जो चीजें होती है ये अपन ने पढ़ा था। तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइज, sp ओवरलैपिंग, ये हो गया pp ओवरलैपिंग, और ये हो गया ss ओवरलैपिंग। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो ये बोलता था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन एक नया कंसेप्ट अराइज हुआ जिसमें बहुत अलग वैरायटी का कंपाउंड बनता है। देखो इस टाइप का, इसमें शेप की बात आ जाती है, शेप कैसे होगा और क्यों होगा, वो तो हमारा वेस्पर थ्योरी में बता दिया था उसने कि वो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और स्पेस में इस तरह से ओरिएंटेड हो जाते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो, और कम रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अब यहाँ पर अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन sp भी होता है, sp2 भी होता है, sp3 भी होता है, sp3d1 होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो एक s ऑर्बिटल रहता है, एक p ऑर्बिटल रहता है, ये दोनों एक ही एटम के होते हैं। अभी अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था कि एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इधर से आया, ये भी हाफ फील्ड था, ये भी हाफ फील्ड था, दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली और H2 मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट कर देते, पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है और मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाती है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल आता है और एक p ऑर्बिटल होता है, उनको मिला देते। जैसे कुंभार अलग अलग टाइप की मिट्टी लाता है ना, उसी तरह से एक मिट्टी हो गई s ऑर्बिटल, एक मिट्टी हो गई p ऑर्बिटल, दोनों को मिक्सिंग कर देता उठा के। इंटर मिक्सिंग, इंटर मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में, समझ गए। अब देखो अलग अलग ऑर्बिटल्स के बीच में, अब देखो एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, समझ गए। इंटर मतलब अलग अलग ऑर्बिटल के बीच में, एक ही ऑर्बिटल में कुछ हो जाएगा तो इंट्रा हो जाएगा। तो एक s रहेगा और एक p रहेगा तो उसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s रहेगा, दो p रहेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s रहेगा, तीन p रहेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से अलग अलग ऑर्बिटल को मिलाते और मिक्सिंग कर डालते और रिकास्टिंग करते हैं। तुमने देखा होगा कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को मिलाता है, कूनता है गीला करके, और फिर एक बड़ा सा गोल बना लेता है। तो ना तो एस दिखता है ना पी दिखता है, तो उस तरह से वो बना लेता है। बाद में उसकी रोटेटिंग डिस्क पे रखकर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। उसी तरह से एक एस ऑर्बिटल रहेगा, एक पी ऑर्बिटल रहेगा, दोनों की इंटरमिक्सिंग कर डालते हैं, और वो भी एक ही एटम के अंदर होगा, एक ही एटम के अंदर, अलग अलग एटम नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे भी लगेगी, लेकिन कब लगेगी, जब पूरा मॉलिक्यूल बन चुका रहेगा, स्ट्रक्चर बन चुका रहेगा। तो एक एस ऑर्बिटल रहेगा, एक पी ऑर्बिटल रहेगा, एक ही एटम का, और वो दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग करने के बाद वो एक ज्योमेट्री का निर्माण करेंगे। अब जो बनेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा, मतलब ना तो एस जैसे दिखेगा ना पी जैसे दिखेगा, लेकिन दो ऑर्बिटल रहेंगे, दो ऑर्बिटल रहेंगे, क्योंकि एक एस है और एक पी है, तो दोनों की एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होता है, ना के बराबर, समझ गए। तो द फिनोमेना, फिनोमेना मतलब होता है घटना, फिनोमेना मतलब क्या है, घटना होती है। ऐसी घटना, ऐसा प्रोसेस, ऐसी घटना जिसमें इंटरमिक्सिंग हो जाए, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। द इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, रिकास्टिंग होती है उसके बाद, द इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम मत भूलना, समझ गए, एक ही एटम के अंदर होता है। द इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ बहुत बार आएगा इसमें, इंटरमिक्सिंग ऑफ, रिकास्टिंग एंड मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ atomic orbital of an atom of nearly same energy to form set of new orbitals, यानी कि एक सेट बनाता है वो न्यू ऑर्बिटल्स का, इन वो सेंट्रल एटम के अराउंड, समझ गए। और वो जो सेट होता है उसमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी का होता है, सेम नंबर्स होते हैं, सेम नंबर होता है, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सेम नंबर होता है, कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। हैव डेफिनेट ज्योमेट्री इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन,
ये सेंट्रल एटम जो रहेगा इसके चारों तरफ एक ज्योमेट्री का निर्माण करेगा एंड विथ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक ही एटम के ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है, समझ गए, एंड रिकास्टिंग, समझ गए, द इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टू फॉर्म सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। पहले भी सेम एनर्जी थी, अभी भी सेम एनर्जी, ज्यादा नहीं, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी स्लाइटली कम होती है, स्लाइटली कम, क्योंकि स्टेबल है ना वो, सो स्लाइटली कम होती है। और वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम होता है उस स्ट्रक्चर में, इस कारण से। क्योंकि वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्बिटल रहते हैं वो एक दूसरे को इस तरह से ओरिएंटेट कर लेते हैं, इस तरह से एक दूसरे को बाहर फेंकते हैं कि दोनों के बीच में रिपल्शन कम से कम हो, और वो ज्योमेट्री का निर्माण करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि एसपी ओवरलैपिंग, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है BeCl2 में। देखो BeCl2, एसपी बोल रहा है ना, दो आ गए, देखो ये एसपी है, दो आ गए ना, दो, और ये देखो तीन आ गए, sp2, S और P2। बच्चा ये सोचता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन s2p हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो भी होता है वो एक वैलेंस शेल में होता है, और वैलेंस शेल में s का एक ही ऑर्बिटल मिलेगा आपको, और p के 3 मिलेंगे, px, py, pz, समझ गए, और d के 5 मिलेंगे। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d1 होता है, sp3d2 होता है, और sp3d3 होता है, समझ गए। तो इसके अंदर लीनियर ज्योमेट्री बनाता है, इसके अंदर ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, इसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, इसके अंदर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाता है, और इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल बनाता है, फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाता है। तो अब ये सब पहले अपन क्या करते हैं, उसको पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ते हैं। देखो इधर मान लो ये सेंट्रल एटम है बेरिलियम, सेंट्रल एटम है बेरिलियम, ये लाल कलर का आपको जो दिख रहा है सेंट्रल एटम बेरिलियम है। इसका एक ऑर्बिटल इस तरफ आ जाएगा और एक ऑर्बिटल इस तरफ आ जाएगा। अब अगर आप इसको निकाल लो और ये पास में ले जाओ तो रिपल्शन बढ़ जाएगा इसका। आई समझिए, सबसे कम रिपल्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा। दिस इज द मिनिमम रिपल्शन। और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, समझ गए। क्योंकि यहां से अगर चलता है तो ये 180 हो गया, फिर यहां से वापस आया तो ये 360 हो जाएगा टोटल। तो ये सेंट्रल एटम है और ये साइड वाले एलिमेंट है, यानी BeCl2, क्लोरीन का, ये समझिए, ये क्लोरीन का है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ये क्लोरीन का है, समझिए। ये कोने का एटम और ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये ओवरलैपिंग करके बनाते हैं बाद में, यानी कि पहले तो स्ट्रक्चर बन जाता है, ऑर्बिटल बन जाता है, ऑर्बिटल बनने के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर में तुम्हें समझाता हूं कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है तुम्हें समझाता हूं। बड़ा प्यारा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन आज नहीं लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा। हम लोग सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और उसके बाद sp2 sp3 कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन बेरिलियम क्लोराइड जो है वो तो बन गया, जबकि बेरिलियम में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये होता है ग्राउंड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बेरिलियम। बेरिलियम का वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन, वैलेंस शेल में क्या हो रहा है? देखो वैलेंस शेल में क्या हो रहा है, 2s2 2p0, p में 0 है, समझ गए। s में आपको एक ही ब्लॉक बनाना पड़ेगा और p में 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, ऐसे 1 2 3। इसको बोलते हैं px, इसको बोलते हैं py, इसको बोलते हैं pz, और ये s ऑर्बिटल है ना। अब ये s ऑर्बिटल दिखने में ऐसा रहेगा, समझ गए, और p ऑर्बिटल दिखने में ऐसा रहेगा, क्योंकि ये होता है नोडल पॉइंट। क्या कहलाता है? नोडल पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 के पास होती है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, और ये स्फेरिकल होता है। ये एक्सियल होता है, ये नॉन एक्सियल होता है। ये न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि ये काफी डेंसिटी वाला होता है, और ये स्फेरिकल होने के कारण ये पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। इसका पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी लो रहती है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अपन भर दिए इसके,
और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि ग्राउंड स्टेट में कोई भी एलिमेंट रिएक्शन नहीं करता। अब अगर भोजन करने बैठते हो तो आप हाथ तो उठाते हो ना, ऐसे बैठ के थोड़ी भोजन पेट में चले आता है। आपके पास दो हाथ थे, लेकिन आपको अभी एक ही हाथ की जरूरत है। एक रसगुल्ला रखा है तो एक रसगुल्ले उठा लिया। मान लो आपको एट ए टाइम दो रसगुल्ले उठाने हैं और एक ही बार में उठा सकते हो, तो आप एक हाथ से एक रसगुल्ला उठाओगे, दूसरे हाथ से दूसरा रसगुल्ला उठाओगे, आपके दोनों हाथ में दो रसगुल्ले आ जाएंगे। तो जितने हाथ रहेंगे उतने रसगुल्ले, और हाथ यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो। तो एक्साइटेड स्टेट, अब क्या दिखाएंगे, एक्साइटेड। अब एक्साइटेड स्टेट दिखाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके यहां चले जाएगा, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। अब ये एक्साइट हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है, और ये इनके एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होता नहीं, बहुत ना के बराबर डिफरेंस होता है। तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन काय के कहलाएंगे, बेरिलियम के कहलाएंगे। समझ गए? तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। अब जिस तरह से वो बोलता है, इनकी ये दो 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 ऑर्बिटल्स हैं, ये sp ओवरलैपिंग नहीं है, ये मिक्सिंग है, मिक्सिंग। तो इनकी इंटरमिक्सिंग और रिकास्टिंग होती है और ज्योमेट्री ऐसी बन जाती है। देखो क्या मस्त ज्योमेट्री बनेगी, ये ऐसा आ गया, समझ गए, और ये ऐसा आ गया, समझ गए, और इस तरह से बन जाएगा। और दूसरा लोब छोटा सा दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे छोटा सा, जैसे टाई का बो होता ना, गले में पहनते, उसके जैसा रहेगा। और ये आपका बीच से अगर एक लाइन खींच दूं मैं, तो ये हो गया आपकी 180 डिग्री एंगल। तो ये क्या बोलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, पहले sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, when one s orbital and one p orbital of same atom, when s orbital and one p orbital of same atom undergo mixing and recasting to form linear geometry, क्या बनाएगा, linear geometry, because at this geometry repulsion is minimum। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन अपन ने बनाए ना, वो इलेक्ट्रॉन इस पिन में, ऊपर वाली स्पिन में दिखा देंगे। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, अब कौन सा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे आप डॉटेड में दिखा सकते हो, ये डॉटेड में दिखा सकते हो आप, ये हो गया क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन में क्या होता है, दो अलग अलग क्लोरीन एटम आते हैं और उनका pz ऑर्बिटल, क्योंकि 2s 3s2 3p5, क्या फॉर्मूला, क्या कॉन्फिगरेशन होता है, 3s2 3p5 होता है क्लोरीन का। समझ गए? तो यहां पर तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर्ड हो गए, ये तो बॉन्डिंग में जाएंगे नहीं। अब यहां पर 5 है, 5 में ये भी 1 2 3 4 5 और ये आ गया, है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी में एक आ गया। तो टोटल जो है 2 और 2 4 2 6 7 बरोबर है ना, 2 2 4 2 5 6 7 बरोबर है। अब ये जो है ये कहलाता px, ये कहलाता py, ये कहलाता pz। अब pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 दिखा देंगे, तो आप दिखाओगे 3pz1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये अलग से होता है। अब होता क्या है कि ये दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, रिकास्टिंग करेंगे और एक लीनियर ज्योमेट्री का निर्माण करेंगे, जो मैंने तुम बताया, ऐसी लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। देखो ऐसी लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। अब ये लगे नहीं है, ये जो क्लोरीन के यहाँ लगे नहीं, ये तो हाइड्रोजन के थे, लेकिन मैं समझा रहा हूं तुमको, है ये क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर भी क्लोरीन नहीं है। अभी सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है इसका और ये इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, जो p ऑर्बिटल है वो इस तरह से दिखाएंगे, ये कहेगा p रहेगा, ये 3pz1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसकी स्पिन अपोजिट रहेगी। मैंने बताया था ना, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगेगी। अब यहां पर भी एक ऑर्बिटल आ जाएगा, काय का आ जाएगा, 3pz1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसकी भी स्पिन अपोजिट रहेगी, ये दोनों अपोजिट स्पिन में एक दूसरे के करीब आएंगे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगेगी कि एक एटम का ऑर्बिटल यूं आ रहा है वैलेंस शेल का, एक एटम का वैलेंस शेल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा है और दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब इनकी ओवरलैपिंग होगी और जब इनकी ओवरलैपिंग होती है तो अब एक ऐसा बड़ा दिखाते हैं और यहाँ पे छोटा बनाते हैं, इसका एक पोर्शन जो है सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और यहां पर आ गया आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया आपका, ये आ गया, ये छोटा बना देना, ये छोटा बना देना।
और ये आ गया क्लोरीन का। तो इस तरह से क्लोरीन ने बना लिया। तो आपका ये हो गया बेरिलियम, और ये आ गया क्लोरीन, और ये आ गया क्लोरीन, और ये दोनों की ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इनके ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। आया समझ में बेटा, मजा आया कि नहीं? तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब वो जो बनेगा स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया क्लोरीन। ऐसे ये हाइड्रोजन है क्योंकि स्फेरिकल है ना, इसलिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया आपका बेरिलियम, और ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, और इनके बीच में ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्लोरीन का, ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो बात अलग है कि बेरिलियम से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी तो ये थोड़ा इधर सरक जाएंगे, ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल नेगेटिव हो जाएगा। वो एक अलग कंसेप्ट है, वो बाद में पढ़ेंगे, पर उनको पोलार बोलते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आया होगा द इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। जो एस ऑर्बिटल रहता है बेरिलियम का, और पी ऑर्बिटल रहता है बेरिलियम का, वैलेंस शेल का, विद अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। इसका एक और स्टेप बनाया नहीं मैंने, वो इसको चिपका के बना देते हैं, वो बाद में बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं। वो एक और स्टेप रहता है इसके बाद, जो हाइब्रिडाइज्ड रहता है, ऐसे दिखा देते हैं उसको, ये चिपका देते हैं इसको, तीनों को चिपका देते हैं, 1 2 1 2 ऐसे करके। और ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जो नीचे की ओर स्पिन है वो क्लोरीन है, और ऊपर की ओर जो स्पिन है वो बेरिलियम है। तो आपको दिखाना पड़ेगा द इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम to form set of new orbitals or equivalent energy and same number, and having definite orientation in space with minimum potential energy and maximum stability. The orbitals formed by intermixing is called hybrid orbitals, and hybrid orbital की energy slightly कम होती है और बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। फिर इनने एग्जांपल लिया कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते थे वो बॉन्डिंग नहीं करते थे। तो यहाँ पर बेरिलियम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों बॉन्डिंग कर रहा है, क्यों मोनो बायवेलेंट दिखा रहा है? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है। फिर इनकी मिक्सिंग और रिकास्टिंग होती है। एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल जब इंटरमिक्सिंग रिकास्टिंग करता है तो इतना ज्योमेट्री बना लेता है वो इस तरह की। फिर बाद में क्लोरीन के मॉलिक्यूल अपोजिट स्पिन में, क्लोरीन का एटम अपोजिट स्पिन में जाके उसकी ओवरलैपिंग कर जाता है, एंड ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो बेरिलियम क्लोराइड में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लीनियर ज्योमेट्री बनाता है विद द एंगल 180 डिग्री। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये एक प्रकार से एडवांस फॉर्म है। बाय बाय।